Hello students, welcome to today's important class for class 10th साइंस। केमिस्ट्री का पहला और सबसे ज़रूरी चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड यानी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बोर्ड्स के लिए बराबर इम्पोर्टेंट है। दोनों में एक जैसा ही पूछा जाता है, एनसीईआरटी बेस्ड है। एंड यस, हम इसे पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। क्लास हमारी डेली हुआ करेगी। अब डेली हम 1 से 1.5 घंटे की क्लास लिया करेंगे, जिसमें हम उन चैप्टर्स को देखेंगे जो कि साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम दोनों ही लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। चलिए तो फिर क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, चैप्टर का नाम है जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रक्रिया, एंड इक्वेशंस मीन्स समीकरण। इक्वेशंस मीन्स क्या होता है? समीकरण। ठीक। केमिकल रिएक्शंस आप जानते होंगे, केमिकल रिएक्शन जो केमिकल चेंज होते हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ में होते हैं, उनको जो कि नॉन रिवर्सिबल चेंज होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। और अगर उनको मैंने किसी भी तरीके से ड्राइव कर दिया इन इक्वेशन इज ए सिंबल फॉर्म में, तो हम उसको बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन यानी समीकरण। व्हाट इज अ रिएक्शन? एक केमिकल रिएक्शन होती क्या है? व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है? अगर इसकी डिफाइन हम जाने तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड विच इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रिया हैं जिनमें नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं और जिनमें रासायनिक परिवर्तन शामिल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं, वो प्रोसेसेस होती हैं जिनमें क्या होंगे? नए सब्सटेंस बनेंगे। वही केमिकल चेंजेस जिनकी न्यू क्या होंगी? प्रॉपर्टी होंगी, जिन्हें आप रिवर्स नहीं कर सकते इन चेंजेस को। ठीक, उसको आप क्या बोलोगे? केमिकल चेंज बोलोगे। और उस जो जिस तरीके से वो बनने होंगे उसको क्या बोलोगे? आप केमिकल रिएक्शन बोलोगे। इट इन्वॉल्व्स breaking of old chemical bonds. It involves breaking of old chemical bonds which exist between the atom of substance which act to form new chemical bond. मतलब क्या है? इसमें पदार्थ के परमाणुओं के बीच मौजूद पुराने रासायनिक बंधनों को तोड़ना शामिल है, जो नए रासायनिक बंधन बनाने का कार्य करते हैं। मतलब कि पहले जो एटम्स हैं उनके बॉन्डों को तोड़ा जाएगा और फिर एक कॉम्बिनेशन बनाकर, नए रासायनिक बंधन बनाकर, न्यू बॉन्ड्स बनाकर एक नया ही क्या बनाया जाएगा? सब्सटेंस बनाया जाएगा। जो केमिकल जो एटम्स के बॉन्ड टूट चुके हैं वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाकर एक नया ही क्या बनाएंगे? कंपाउंड फॉर्म करेंगे, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन डेली लाइफ। आपकी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया के उदाहरण। मतलब रासायनिक प्रतिक्रिया जो भी आपकी डेली हो रही हैं, आपकी डेली लाइफ में जो रासायनिक होती हैं केमिकल रिएक्शंस, उनको बताएंगे। जैसे श्योरिंग ऑफ मिल्क, दूध का फटना। दूध का फटना क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। अगर ये दूध फट जाए तो आप क्या नहीं बना सकते? उससे रिवर्स करके दूध नहीं बना सकते। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना। सही है, दूध से दही बना दिया इज अ केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकाना इज अ केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये भी क्या है? आपका एक केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया। आपको बताया, आप कंबस्ट करते हो अपने फूड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, रेस्पिरेशन, जो कि आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भी पढ़ते हो। तो वो भी क्या है? एक केमिकल चेंज है।
रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, क्या है? केमिकल चेंज। एक बार रस्ट हो गया आयरन, अगर आयरन ऑक्साइड बन जाता है तो आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ईंधन का जलना। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, मोमबत्ती का मोम जलना। अगर वो जल जाती है मोमबत्ती, ठीक है, तो वो एक्चुअल में फिजिकल भी होता है, लेकिन साथ ही साथ अगर वो जल रही है, लाइट प्रोड्यूस कर रही है, हीट प्रोड्यूस कर रही है, तो वो क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन अगर हुई है, अगर एक केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषताएं क्या होंगी? ठीक है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा? ठीक, तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर, जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं उनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा अगर एक केमिकल हो रही होगी तो आपको देखने को क्या मिलेगा? एवोल्यूशन ऑफ गैस, सबसे पहली बात तो उसमें से कोई ना कोई क्या हो रही होगी? गैस इवॉल्व हो रही होगी, गैस का विकास हो रहा होगा कोई ना कोई। जैसे आपने एसिड में अगर आप मेटल को डाल देते हो तो उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो इस तरीके से कोई ना कोई गैस क्या हो रही होगी? उसमें से इवॉल्व हो रही होगी। इन द फॉर्म ऑफ हीट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, अपक्षेप का निर्माण। प्रेसिपिटेट होता है अपक्षेप, अपक्षेप मतलब कि जैसे कि अगर कोई लिक्विड है और उसमें कोई इनसॉल्युबल कंपाउंड बन जाता है, जो कि ठोस कंपाउंड बन जाता है किसी भी रिएक्शन में, तो उसको हम उस ठोस को क्या बोल देते हैं? प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। ये प्रेसिपिटेट, PPT। चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन हो सकता है कि आपने कोई रिएक्शन करी हो, पहले कोई कंपाउंड और कलर का हो लेकिन अब किसी और कलर का हो गया हो, तो ये क्या होता है? कलर में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, सॉरी। दूसरा हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। पहले आपने रिएक्शन करी हो, कोई तापमान और हो, लेकिन अब रिएक्शन के बाद तापमान बढ़ गया हो या घट गया हो। ठीक है, जैसे खाना बनाया तो फूड का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? पकने के बाद इंक्रीज हो जाता है। चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। सॉलिड है, लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है, सॉलिड हो सकता है, गैस है, सॉलिड में जा सकती है, गैस है, लिक्विड में जा सकती है। तो ये क्या हो गया? चेंज इन स्टेट हो गया कि स्टेट में कैसा चेंज आता है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? ये सब हमने क्या पढ़ा? केमिकल रिएक्शंस पढ़े, मतलब कि हमने सिर्फ इन्हें अपने मुंह से बता दिया, ऐसे ही ड्राइव नहीं किया इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक थ्योरेटिकली वे में बता रहे हैं या फिर हम लिख के दे रहे हैं एक थ्योरी में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर हमने उसे ड्राइव कर दिया एज अ सिंबल फॉर्म में, स्टेट फॉर्म में, तब हम उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशंस। जैसे the method of representing a chemical reaction with the help of symbol formula the substance involved in it known as chemical equation। मतलब क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें सम्मिलित पदार्थ के प्रतीक सूत्र की सहायता से प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर आपने क्या किया? अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन ड्राइव करने के लिए बोली गई है, तो अगर आप उन सारे एलिमेंट्स के सिंबल लिखकर या फिर उनके फॉर्मूले रखकर और आप क्या कर देते हैं? उनके कंपाउंड बना देते हैं और हर किसी की स्टेट रखते हैं। आप हर किसी एलिमेंट की स्टेट आपको पता होती है, कंपाउंड की स्टेट पता होती है, तो उसको क्या बोला जाएगा? केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। आगे देखेंगे हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं हाउ टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन आर इक्वेशन। मतलब आप किस तरीके से एक रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की एक इक्वेशन में आप किस तरीके से इनकी स्टेट को आप रखते हो किसी समीकरण में। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक होता है रिएक्टेंट, ठीक है, अभी आगे भी पढ़ेंगे रिएक्टेंट क्या होता है। और उत्पाद मतलब कि प्रोडक्ट, रिजल्ट, यानी कि स्थिति को कैसे इंगित करेंगे, मतलब किस तरीके से आप स्टेट को सिंबलाइज करते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट इज इंडिकेटेड एज सिंबल एस। आप जब भी सॉलिड स्टेट को लिखेंगे रिएक्शन में तो आप उसे किससे दिखाएंगे? स्मॉल एस से दिखाएंगे। ठोस अवस्था को प्रतीक एस द्वारा दर्शाया जाता है।
लिक्विड स्टेट इज इंडिकेटेड एज सिंबल एल, स्मॉल एल। द्रव्य अवस्था को प्रतीक एल से दर्शाया जाता है। मतलब कि अगर आपके पास कंपाउंड को लिक्विड दिखाना है या किसी एलिमेंट को आपको लिक्विड फॉर्म में दिखाना है तो आप उसके नीचे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, एल। एक्वस स्टेट और सॉल्यूशन इज इंडिकेटेड एज सिंबल ए क्यू। अगर आपको बोला जाए कि कोई सॉल्यूशन है, जलीय अवस्था में है या विलयन है, को प्रतीक ए क्यू मतलब कि एक्वस द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब इसका ए क्यू का मतलब होता है कि एक्वस में घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ है। ठीक। गैसियस स्टेट इज इंडिकेटेड एज सिंबल जी। अगर कोई गैसियस स्टेट है, गैसीय अवस्था है, तो उसको प्रतीक किससे दिखाओगे आप, स्मॉल जी से इंडिकेट करोगे। उसके नीचे क्या लिख दोगे आप, स्मॉल जी। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, सिंबल्स को या कंपाउंड को हम इंडिकेट करते हैं, उनकी स्टेट को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि केमिकल इक्वेशन में स्टेट लिखना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। कहा जा रहा है आपसे, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में प्रतिक्रिया करके पानी बनाता है। ठीक। अब इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये तो एक केमिकल रिएक्शन है, इसको हमने क्या कर दिया, केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में। सिर्फ अभी ये थ्योरेटिकली बात कही जा रही है, आपने सिंबल्स का यूज़ किया, एलिमेंट्स का यूज़ किया, सॉरी, और आपने क्या बना लिया, एक कंपाउंड बना लिया। तो उसको क्या बोलेंगे हम, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। वो कैसे, देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या रहता है, H2। ठीक। और हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है। तो इसका मतलब इसके नीचे मुझको क्या लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, गैसियस फॉर्म। ये है इसकी स्टेट जो हम इंडिकेट करना चाह रहे हैं। प्लस रिएक्ट्स के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस का यूज करेंगे। विद ऑक्सीजन, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, यानी कि ऑक्सीजन का होता है O2। ठीक है। आप एटॉमिसिटी पढ़ते हो, क्लास 9th का ये टॉपिक है एटॉमिसिटी, कि हमें किस एलिमेंट को कितने नंबर ऑफ यूनिट में रखना होता है। जैसे हाइड्रोजन डाई एटॉमिक होता है, 2 एटम होते हैं उसमें हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है, ओजोन ट्राई एटॉमिक होती है। तो ये सब हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक। ऑक्सीजन गैस होती है, तो आपने क्या रख लिया, उसकी स्टेट भी रख ली, यानी कि जी। जब आपने रिएक्ट कराया टू फॉर्म मतलब कि आपको एरो लगाना है। टू फॉर्म क्या बनाती है, वाटर, यानी कि H2O। ठीक। और H2O वाटर कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, L, यानी कि ये हमने क्या दिखा दी, स्टेट दिखा दी इनकी। ठीक। स्टेट इनके नीचे भी रिप्रेजेंट कर दिए हमने, इन सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको सिंबलाइज कर दिया, और रिएक्शन करके हमने क्या बना दिया, एक कंपाउंड बना दिया। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ये हमारी क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन में एरो से, हेड से जो पहले जो है, अगर बात करें जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इनको हम क्या बोलेंगे, इन्हीं को तो हम बोल रहे हैं क्या, रिएक्टेंट। इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोल देते हैं, हिंदी में बोलें तो अभिकारक। और जो एरो के बाद जो है, जो यहाँ ये हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला है, ये जो फाइनल रिजल्ट है, यानी कि वाटर, ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, उत्पाद बोल देते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रिएक्टेंट किसको कहते हैं और प्रोडक्ट किसको कहते हैं। एरो से पहले, यानी कि जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं जो एलिमेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो रिएक्शन के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, सही है, जो एक सिंगल कंपाउंड मिलता है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक। तो बहुत ही सिंपल है कि रिएक्टेंट क्या होता है या प्रोडक्ट क्या होता है। सॉरी, चलिए अगला देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है आपको, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिंक मेटल को अगर डाल दिया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो वो क्या बना लेती है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। उदाहरण के लिए जिंक धातु, जिंक मतलब कि जस्ता, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होती है, जस्ता। तनु मतलब डाइल्यूट, मतलब पानी मिलाया हुआ है, किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। एसिड को क्या बोलते हैं, अम्ल।
के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाती है एज ए बाई प्रोडक्ट। हाइड्रोजन क्या है, एज ए बाई प्रोडक्ट निकल के आ रही है। तो अगर मुझसे अब इसको केमिकल इक्वेशन में ड्राइव कराना है इसे, तो वो कैसे करेंगे? जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। तो हमने क्या रखा है, Zn। अब एक मेटल है और मेटल कैसी रहती है स्टेट में, ठोस यानी कि सॉलिड को हम कैसे दिखाएंगे, S से। ठीक, आपको सही तरीके से दिखाना है, यहाँ तो मार्कर अच्छे से नहीं चलता, तो आपको लेवलाइज तरीके से दिखाना है। इसके नीचे छोटा n के भी नीचे छोटा सा क्या दिखाना है, ब्रैकेट में S प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड में डालना है। अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। H2SO4 ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। और H2SO4 में भी जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट किया है मतलब कि इसमें थोड़ा बहुत इसे किस में डाला है, वाटर में डाला है। ठीक, तो इसको हम सिम्बलाइज करते हैं, मतलब एक सॉल्यूशन बनाया है और सॉल्यूशन को हम करते हैं AQ से। ठीक है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन बनाया है हमने इसका, तो हम उससे डिनोट करेंगे AQ स्टेट से। ठीक है, टू फॉर्म, सही है। तो टू फॉर्म मतलब कि आप एरो लगाओगे, क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट होता है ZnSO4। ZnSO4 को हम क्या बोल देते हैं, जिंक सल्फेट बोल देते हैं। प्लस एंड मतलब प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लीजिए हाइड्रोजन गैस है, मतलब कि आप क्या लगाओगे, सिंबल G लगाओगे। और जो जिंक सल्फेट है वो कैसा रहता है बेटा, यहाँ सॉल्ट रहता है, तो इसका मतलब कि ये कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। ठीक, अब बात तो समझिए कि आपने अगर जिंक मेटल को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपसे बोली गई है केमिकल रिएक्शन। और जब आपने इसे सिंबल के तरीके से ड्राइव कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स ड्राइव कर दिया, ठीक है, हर एक का सिंबल लिख दिया, कंपाउंड का फॉर्मूला लिख दिया और विद स्टेट लिख दिया, तो हम इसको बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक, ये स्टेट वगैरह सब लिखने के बाद, ये जो सिंबल हैं सब लिखने के बाद ये क्या हो जाती है, केमिकल इक्वेशन के में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और एरो हेड से पहले जो हैं ये सब क्या हैं, ये हमारे पास ये रिएक्टेंट है। और जो एरो हेड के बाद हैं ये सब क्या हैं, ये क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो ये उड़ जाएगी मतलब हमारे लिए यूजफुल नहीं थी। ठीक है, ये भाग गई, तो ये एज ए बाई प्रोडक्ट बोलते हैं हम इसे। ठीक है, कि ज़्यादा ही कुछ बन गया। ठीक है, उप उत्पाद एक तरीके से। बाई प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, उप उत्पाद। प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद। ठीक, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, कि किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप केमिकल इक्वेशन लिखना सीखें। अगर आप ये फॉर्मूले नहीं बना पा रहे हैं ZnSO4 की, ये किस तरीके से ड्राइव हुआ है, तो भैया ये तो आपकी प्रीवियस प्रॉब्लम है, 9th क्लास की प्रॉब्लम है। ठीक है, आप वहाँ से सीखिए कि क्रॉस बैलेंसी मेथड से ये क्या बनाए जाते हैं, फॉर्मूले बनाए जाते हैं, या फिर आप किसी की हेल्प लीजिए। ठीक, चलिए, व्हाट इज रिएक्टेंट्स, अभिकारक क्या हैं। रिएक्टेंट्स को क्या बोलते हैं, अभिकारक। मतलब जो एरोहेड से पहले जो थे, ठीक है, जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको हमने क्या बोल दिया है, रिएक्टेंट्स नाम दे दिया है। ठीक, तो वो होते क्या हैं, उनके लिए डिफाइन है हमारे पास, सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इन्होंने क्या लिया है, पार्टिसिपेट किया है, उनको आप क्या बोल रहे हो, अभिकारक बोल रहे हो। ठीक है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या बोल दिया हमने, रिएक्टेंट्स नाम दे दिया। ठीक, सेकंड होता है हमारे पास व्हाट इज प्रोडक्ट, उत्पाद क्या है। तो फिर द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक नया सब्सटेंस बना। जब ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर गए तो आपके पास क्या बना, एक नया सब्सटेंस बना केमिकल रिएक्शन में। द प्रोडक्ट हैज़ फॉर्म्ड हैव टू प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स आपने यूज करे हैं और उनसे उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। वो जो प्रोडक्ट आपके पास बना है, जो नया सब्सटेंस आपके पास बना है, और उसकी प्रॉपर्टी जो प्रीवियस आपके पास रिएक्टेंट हैं उनसे अलग हो जाए, तो आप उसे क्या बोलोगे, प्रोडक्ट बोलोगे।
रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप जब रासायनिक प्रक्रिया हुई, उसका रिजल्ट जब आया, उत्पन्न नया पदार्थ जो आपके पास न्यू सब्सटेंस मिला है, सही है, उत्पाद के गुण अभिकारकों से बिल्कुल अलग होता है। जो भी उत्पाद आया है और जो नया पदार्थ आया है, तो वो उत्पाद अभिकारकों से, मतलब कि जो रिएक्टेंट है उनसे बिल्कुल ही क्या होगा, डिफरेंट होगा प्रॉपर्टी में, उनसे उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेंगे। और तभी तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या बनेंगे, नए सब्सटेंस बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक। एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन, मतलब ये केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में प्रयोग। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, और आपको क्या बताया गया कि कोई आप एक्सपेरिमेंट करिए, मतलब कि एक एक्टिविटी के तौर पर देखिए, तो वो हम कैसे करते हैं। तो ये क्या एक्टिविटी मैंने करके दिखाई है कि किस तरीके से किया जाएगा। अब देखिए, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट, इससे क्या बोलता है, मैग्नीशियम रिबन प्रयोग बोला जाता है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाएगा और देखा जाएगा। बिफोर एक्सपेरिमेंट प्लीज नोट दैट मैग्नीशियम इज अ सिल्वर मेटल। मैग्नीशियम कैसी मेटल होती है, सिल्वर कलर की वाइट मेटल होती है। ठीक। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन और बायर। किसकी फॉर्म में होती है, या तो बायर की फॉर्म में या धागे की फॉर्म में। ठीक है। प्रयोग से पहले कृपया ध्यान दें कि मैग्नीशियम चांदी जैसी सफ़ेद धातु है, बिल्कुल वाइट कलर की धातु होती है, सफ़ेद बिल्कुल। यह मैग्नीशियम रिबन या तार के रूप में उपलब्ध होती है। रिबन मतलब कि धागा, सही है, या तार के रूप में क्या हो जाती है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी मैग्नीशियम। अगर बात करें एक्सपेरिमेंट की, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर। अगर मैं मैग्नीशियम रिबन है मेरे पास, और अगर मैंने उसे क्या कर दिया, हीटेड कर दिया, ठीक, हीट दी, तो ये क्या हो जाएगी, एयर की प्रेजेंस में, तो ये जलने लग जाएगी, एयर विद डैजलिंग वाइट फ्लेम। तो ये क्या हो जाएगी, जलने लग जाएगी, कैसे, डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में, टू फॉर्म वाइट पाउडर। और जब ये जलेगी तो क्या बनाएगी, राख ही बनाएगी। तो वो राख कैसी होगी, वाइट कलर की होगी, वाइट पाउडर, कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसको आप क्या बोलोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का नाम दोगे। ठीक। जैसे जब मैग्नीशियम रिबन को गर्म किया जाता है तो यह चमकदार सफ़ेद लौ के साथ हवा में जलता है, मतलब काफ़ी चमक के साथ, ब्राइटनिंग के साथ क्या होगी, ये जलेगी और सफ़ेद पाउडर बनाता है। कैसा, और जो इसकी राख होगी वो कैसी होगी, सफ़ेद होगी, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे आपने क्या बोला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा है। ठीक। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ, ठीक, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपने मेटल ले ली, आप चाहे धागा लीजिए चाहे पूरा टैंकर लीजिए, सही है, उससे मतलब नहीं है। जब मैग्नीशियम है तो Mg ही लिखेंगे आप तो, ठीक है। और वो कैसी रहती है, स्टेट में सॉलिड रहती है, प्लस किसके साथ में रिएक्ट कर रही है, एयर के साथ में, मतलब कि ऑक्सीजन। जब भी आप ज़्यादातर कंबस्ट करते हो चीज़ों को या आप बर्न करते हो तो आप ऑक्सीजन के साथ में करते हो, ठीक है। ऑक्सीजन कैसी रहती है, गैसियस फॉर्म में। जब ये जल जाएगी तो क्या बनाएगी, MgO, जिसे बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जैसे आपने नाम दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि कैसी रहती है, सॉलिड, एज ए पाउडर। ठीक। इसे क्या क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे इसको कि आप, मैंने केमिकल रिएक्शन को कैसे बताया और केमिकल इक्वेशन को मैं उसमें ड्राइव कैसे कर रहा हूँ। ठीक। हर एक केमिकल इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, वाई द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाई द सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब ऐसा कहा जाता है कि आप जो मैग्नीशियम को अगर आप जला रहे हो तो आप पहले उसे सैंड पेपर से, रेगमाल से, यानी उसे क्या कर दीजिए, अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले सैंड पेपर से साफ़ क्यों किया जाता है, ठीक, क्यों किया जाता है, तो उसका आंसर है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर वेरी क्विकली फॉर्मिंग अ थिन वाइट कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम हवा में ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है
ऑक्सीजन के साथ में जो मैग्नीशियम की रिएक्शन है वो काफ़ी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन होती है, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली सफ़ेद परत बनती है। और उसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर कभी कभार क्या होती है, एक पतली ऑक्साइड की लेयर भी होती है। ठीक, जैसे आपने मैग्नीशियम मेटल को निकाला बाहर, तो उसके ऊपर काफ़ी दिनों तक अगर वो रखी हुई है तो उसके ऊपर क्या चढ़ जाएगी, एक पतली लेयर चढ़ने लग जाएगी ऑक्सीजन की। ठीक, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी बनने लग जाएगा, आग नहीं लगेगी लेकिन ऑलरेडी उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने लग जाएगा। ठीक है, जो भी आपने वायर ली है या फिर आपने थ्रेड लिया है। दिस ऑक्साइड लेयर इज स्टेबल, ये ऑक्साइड की जो लेयर है वो कैसी है, वो स्टेबल है। ठीक है, उसी पे जमी रहती है मतलब। एंड प्रिवेंट द प्योर मैग्नीशियम मेटल अंडरनीथ फ्रॉम बर्निंग इजीली, मतलब ये ऑक्साइड की परत स्थिर होती है और नीचे की शुद्ध मैग्नीशियम धातु को आसानी से जलने से रोकती है। मतलब अगर ऑक्साइड, अगर आप उसे साफ़ नहीं करेंगे और जैसे ही आप अगर उसे जलाने चले जाते तो मैग्नीशियम इतनी तेज़ी से नहीं जलता, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम हो चुकी है, वो अच्छे तरीके से जलने उसे नहीं देगी। और आपको जो रिएक्शन चाहिए थी वो क्या चाहिए थी, फास्ट रिएक्शन और ब्राइटल स्काई लाइट के साथ में चाहिए थी, जो वाइट डिजलिंग साउंड के साथ में, वो नहीं आती रिएक्शन। ठीक है, अगर इनकेस आप उसे साफ नहीं करते तो किससे, सैंड पेपर से। वाई रबिंग द राइवन विथ सैंड पेपर, अगर आप क्या करते हो, यूज़ कर लेते हो किसका, सैंड पेपर का, और उसे आप अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हो रब करके, वी रिमूव दिस ऑक्साइड लेयर, तो आप जैसे घिसोगे उसको तो ऑक्साइड की वो लेयर क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। जैसे कि भाई लोहे पे काई लग गई, रस्ट आ गई, आपने जैसे एक मान लिया, उस काई को क्या कर दिया, छुटा दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, चमकता हुआ लोहा बिल्कुल। एंड एक्सपोज द फ्रेश शाइनी मैग्नीशियम मेटल, अब आपके पास क्या होगी, एक फ्रेश और प्योर मैग्नीशियम मेटल होगी। ठीक है, रेवन को सैंड पेपर से रगड़कर हम इस ऑक्साइड की परत को हटा देते हैं। आपने क्या कर लिया, उस ऑक्साइड की परत को बिल्कुल हटा दिया और तेज चमकदार मैग्नीशियम धातु को उजागर करते हैं। और जैसे मैग्नीशियम आपके पास, अब प्योर मैग्नीशियम आएगी और प्योर मैग्नीशियम क्या करेगी, एयर के साथ में रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, रिजल्ट क्या आने वाला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कंपाउंड समझ में आ रहा है ना कैसे बनना है। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 में रहती है 2 और ऑक्सीजन की भी रहती है -2। ठीक है, अगर ये दोनों ही क्या है, इक्वल वैलेंसी हैं, तो आप सीधे कंपाउंड को लिख सकते हैं MgO। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं, क्लीन मैग्नीशियम बर्न्स मोर रैपिडली। जो क्लीन मैग्नीशियम है, मतलब प्योर मैग्नीशियम है, वो काफ़ी तेज़ी से, मतलब रैपिडली मतलब बहुत ही तेज़ी से क्या हो जाएगा, रैपिडली होना चाहिए इन एयर, मतलब काफ़ी तेज़ी से किस में जल जाएगा, एयर में जल जाएगा। गिविंग अ ब्राइट वाइट फ्लेम एंड फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट। कैसी फ्लेम देगा, वाइट फ्लेम देगा, मतलब सफ़ेद लौ के साथ में जलता है और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि आपके पास ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है। स्वच्छ मैग्नीशियम हवा में अधिक आसानी से जलता है, सही है, आसानी से नहीं, रेडी, जिससे चमकदार सफ़ेद लौ निकलती है। कैसी लौ निकलेगी, चमकदार और एकदम सफ़ेद, और उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उसका रिजल्ट क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ठीक, देखिए ये कोई नोट्स ऐसे नहीं है कि कोई टीम हो या फिर किसी और ने टाइप किए हों, हमने ही टाइप किए और हम ही को क्या लगता है, टाइम लगता है इसे टाइप करने में, ट्रांसलेट करने में टाइम लगता है, चीज़ों को ढूंढने में टाइम लगता है, अपने तरीके से आप नोट्स बनाते हो उसमें टाइम लगता है। गूगल से भी आप क्या कर सकते हो, उसे उतार के सीधे आप नोट्स डाउनलोड करिए, किसी के भी नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, आप सीधे पढ़ा सकते हो। लेकिन जो अपनी तरफ से टाइप करके अपने लिए जो चुनिंदा चीज़ें होती हैं कि स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो ज़रूरी रहता है। ठीक है, वो अपना ही बनाने में इंटरेस्ट आता है कि अपने नोट्स बनाकर जब आप पढ़ाएंगे तो। ठीक, तो इसमें बस चुनिंदा चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि फालतू की बकवास लिख रखी है कि ये भी पढ़िए ये भी पढ़िए ये भी पढ़िए। ठीक है, कि वीडियो को लॉन्ग जाना है, ठीक है, यहाँ वो मतलब नहीं है। आप तो सिर्फ क्या पढ़िए, काम का पढ़िए जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक, और मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से अगर आप तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आपका कहीं भी जो भी आपका इसमें नंबर रहता है कि 55 नंबर का आपके पास क्या रहता है, केमिस्ट्री और बायो का रहता है, तो केमिस्ट्री और बायो का मिला के अगर 55 नंबर आपके यहाँ से 53 नंबर या 50 नंबर भी आपके कवर हो जाते हैं तो बहुत है। ठीक, तो आप क्या करिए, सिर्फ काम का पढ़िए, ऐसा मतलब नहीं बेफालतू का पढ़ते जा रहे हैं। ठीक, हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है, बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक,
अगर मैं इस टॉपिक को कोई हमें याद नहीं करना पड़ता है कि बैलेंस इक्वेशन को याद करें, डिफाइन याद करें। एक्चुअल में हम किसी भी रिएक्शन को अनबैलेंस नहीं छोड़ते हैं। अब वो आप समझेंगे तब जब आप अनबैलेंस रिएक्शन को जानेंगे या बैलेंस रिएक्शन को जानेंगे कि बैलेंस रिएक्शन क्या होती है। संतुलित मतलब कि बैलेंस, असंतुलित मतलब कि अनबैलेंस, इक्वेशन मतलब कि केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण। A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactant and product side। वही जैसे कि अभी आपने एक रिएक्शन लिखी है, ठीक, मैं यहाँ नीचे ड्राइव करके देखता हूँ, जैसे कि Mg, अभी ये हम रिएक्शन लिख के आ रहे हैं O2 और इसको क्या बनाया था MgO। अब यहाँ आप देखते हैं Mg इस रिएक्टेंट साइड में क्या है, एक है, और इधर प्रोडक्ट साइड में एक ही Mg है। लेकिन यहाँ रिएक्टेंट साइड में अगर मैं बात करूँ किसकी, ऑक्सीजन की, तो वो कितने हैं, 2। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये रिएक्शन अनबैलेंस रिएक्शन कहलाएगी। अनबैलेंस मतलब स्केलेटल रिएक्शन भी बोलते हैं। अनबैलेंस है ये रिएक्शन, इसमें एटम्स का नंबर बराबर नहीं है। किस साइड में, ना ही रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स हैं उनका प्रोडक्ट साइड में उतने एटम्स नहीं है उस एलिमेंट के, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, अनबैलेंस रिएक्शन बोल दिया। मतलब कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद पक्ष में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होती है। मतलब अगर मुझे इसे बैलेंस रिएक्शन बनाना है तो मुझे उतने ही ऑक्सीजन करने पड़ेंगे प्रोडक्ट साइड में जितने की रिएक्टेंट साइड में है। और आपके पास ये आज़ादी होती है कि आप क्या कर सकते हो, एक कंपाउंड में कितने भी नंबर से गुणा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सबसे छोटी से छोटी यूनिट को ही लाया जाता है। ठीक, जैसे कि आप अगर इस कंपाउंड में मैंने गुणा कर दी, आगे कर दी किसकी, 2 की गुणा, ऑक्सीजन मुझे 2 करने थे, आप नीचे गुणा नहीं कर सकते। आप सोचो कि मैं यहाँ गुणा करके चला जाऊँ, नहीं, ये गलत होगा, ये आपका वे गलत है। ठीक है, यहाँ हम पूरी एक यूनिट सिर्फ किस में कर रहे हैं, ऑक्सीजन में गुणा करेंगे, ठीक, लेकिन हम वहाँ ऑक्सीजन में गुणा नहीं कर सकते, इसलिए हमें सिर्फ आगे ही गुणा करनी होती है। मतलब ऑक्सीजन के मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे गुणा करोगे। इसका इंडिकेशन क्या है, इसका इंडिकेशन ये है कि अब आपके पास इधर प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम भी 2 है और 2 ही क्या हो चुके हैं, ऑक्सीजन हो चुके हैं। लेकिन इधर तो ऑक्सीजन 2 है, लेकिन अब इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो आप इधर 2 करने के लिए इसमें आगे भी किससे गुणा कर दीजिए, आप 2 से ही गुणा कर दीजिए मैग्नीशियम में। अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस बोलेंगे। जिधर इधर मैग्नीशियम अगर 2 हैं तो इधर भी मैग्नीशियम 2 है, और इधर अगर ऑक्सीजन 2 हैं तो इधर भी ऑक्सीजन क्या है, 2 हैं। 2 1 2, अब गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर गुणा हुए हैं किसी भी नंबर की, तो इसका मतलब पूरी ही किस में गुणा होती है, पूरे के पूरे एलिमेंट में या पूरे के पूरे नंबर्सों में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ठीक, आइए आप अच्छे से समझोगे, मुझे बस इसी को समझाना था, ठीक। और इसमें इसी को ही समझना है आपको। एक क्वेश्चन आपको बैलेंसिंग से ज़रूर मिलेगा, चाहे आपको डिग्री करेक्ट का हो, चाहे आपसे कोई रिएक्शन बैलेंस करा ली जाए, ठीक है, XYZ यूनिट रख के उसके पूछ लिया जाए कि वो वहाँ वेरिएबल में क्या आने वाला है, ठीक, 1 नंबर का जरूर आएगा। द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। क्यों केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, रीज़न क्या है भाई, क्यों ऐसे क्यों नहीं छोड़ाते एग्जाम में, ठीक, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस बिकॉज इट इज़, क्योंकि सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ रिएक्शन। आपने एक लॉ पढ़ा होगा 9th क्लास में, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है, ठीक है। उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करने के लिए वो मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना आप अगर कोई रिएक्शन करते हो और आपने जितनी क्वांटिटी में रिएक्टेंट लिए हैं उतनी क्वांटिटी में ही आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन आर ड्यूरिंग आर रिएक्शन, ठीक है। अगर रिएक्शन आइसोलेशन में हो तो, मतलब बंद लैब वाली जगह पे ऐसी हो, तब वहाँ पर ना ही अपनी तरफ से कोई मास बन सकता है, ना ही कुछ क्या हो सकता है, घट सकता है उसमें से रिएक्टेंट का मास। जितना आपने लिए हैं रिएक्टेंट उतने ही नंबर में क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। 1 किलो अगर आप क्या लेके आए, आटा लेके आए हैं, तो मतलब 1 किलो आटे की रोटियाँ क्या बनेंगी, 1 किलो ही बनेंगी, ठीक है। तो उसका ये मतलब हुआ कि यहाँ मास क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे इस लॉ को फॉलो करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम इसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। जितना आपने चीज़ें डाली हैं उतना ही आपको रिएक्शन में क्या मिलता है, वजन मिलता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए।
क्योंकि यह प्रतिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो है, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसको क्या कर सकता है, संतुष्ट करता है कि एक अगर रिएक्शन हो रही है तो ना ही उसमें द्रव्यमान बनेगा और ना ही द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। ठीक, यहाँ आपको रिएक्शन जो हैं वो बैलेंस करके ऑलरेडी मैंने दे रखी हैं। ठीक है, और आपको जब अगर ये PDF की फॉर्म में ये मिलेगा, ठीक है, मैं ड्राइव में लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, इस PDF को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक, लेकिन वीडियो देखने के बाद। ठीक, अगर मैं रिएक्शन जैसे कि ऑलरेडी ये बैलेंस करके रखी है, ठीक, आप देख लीजिए किस तरीके से बैलेंस होती हैं। जैसे कि ये अगर H2O की रिएक्शन देखें कि अगर मैं इसकी नॉर्मल अनबैलेंस रिएक्शन लिखूँ तो H2 + O2, ठीक है, क्या दिया है, H2O बनाया है इन्होंने। ठीक, तो ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है। चलिए मान लीजिए, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है, सॉरी 1। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो आप तो वही तरीका है आपका कि आपको तो क्या करने हैं, 2 ऑक्सीजन करने हैं, तो आपने क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये सर ये मल्टीप्लाई करिए आगे कंपाउंड में। ठीक है, तो इसका आपने क्या कर दिए, ऑक्सीजन तो 2 कर दिए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन भी तो देखिए कितने हो गए, 4 साथ ही के साथ। ठीक है, आपको तो पूरे कंपाउंड में गुणा करनी होती है, और जब हाइड्रोजन 4 हो गए तो आपने उठा के हाइड्रोजन के भी आगे 2 से गुणा कर दी, तो अब यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है और एक तरीका होता है कि आप नीचे एलिमेंट लिख लीजिए कि दोनों साइड में कितने हैं, रिएक्शन साइड में, प्रोडक्ट साइड में, और आप क्या कर दीजिए, गुणा करते रहिए। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करिए आप। ठीक है, थोड़ा गुणा भागी तो लगानी है, 2 या 3 नंबर तक जा सकती है बैलेंस करने के लिए यूनिट। ठीक है, उससे ज़्यादा तो जाने वाली नहीं है। ठीक है, 4 तक चली जाएगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि 7-8 यूनिट तक जा रही है, बैलेंस करने में पसीने छूट जा रहे हैं, नहीं, बहुत ही बेसिक बैलेंस करने के लिए आती है। इतना आपको ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा लंबा करना पड़े बैलेंस। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, क्लोरीन में कितने, 2 हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस 2 को नहीं लिखता तो यहाँ कितने होते, 1-1 होते HCl में, तो आप क्या कर लिए, 2 से आगे क्या कर लिए, गुणा कर लिए, और जैसे ही आपने 2 से आगे गुणा करिए, ठीक है, वो ओवरऑल कितने हो चुके हैं, हाइड्रोजन भी 2 हो चुके हैं और क्लोरीन भी 2 हो चुके हैं। तो मतलब कि ये हमने क्या कर दी, बैलेंस कर दी। ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारी रिएक्शन है, आप क्या करिए, इसमें से पढ़ लीजिएगा खुद। ठीक है, जो कि आपके लिए क्या रहेंगे, सही रहेंगे। ठीक है, काफ़ी सारी रिएक्शन है। ठीक, जैसे HgS8 है। ठीक है, अगर मैं इसको बैलेंस करूँगा, ये अनबैलेंस छोड़िए मैंने रिएक्शन, Hg + S8, आपने कंपाउंड तो बना लिया HgS, तो अगर मैं इसको बैलेंस करूँगा तो यहाँ कितने से गुणा करूँगा, 8 से, क्योंकि मुझे 8 क्या करने थे, इधर सल्फर 8 थे, तो इधर 8 करने का तरीका यही था कि मैं इसमें आगे गुणा कर दूँ 8 के। और साथ ही साथ मैंने ये देखा कि मेरे जो मर्क्यूरी है वो भी कितना हो चुका है, 8 हो चुका है, तो मैं इधर आकर रिएक्टेंट साइड में भी 8 से गुणा कर दूंगा। ये आपके पास आज़ादी है, आप कहीं भी कितने से भी गुणा करिए। ठीक है, कभी भी गुणा करिए, कोई भी क्या नहीं होने वाला, रोक टोक नहीं करने वाला आप पे। ठीक है, लेकिन छोटे से छोटे नंबर से ही गुणा होती है और वही वैलिडेशन होता है, छोटे छोटे नंबर। ठीक है, 8 से अगर आप बोलते कि मैं 16 से गुणा कर दूँ, ठीक है, दुगना कर दूँ, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उससे पहले क्या आ रहा है, 8 से जब बैलेंस हो रही है तो आप 16 से नहीं कर सकते। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें से रिएक्शंस आप देख लेना काफ़ी अच्छे तरीके से, उसके बैलेंस करना, ट्राई करना। ठीक है, अगर नहीं आए तो आप कमेंट में लिख देना कि मुझसे बैलेंस नहीं हो रही, मैं एक और तरीका बता दूंगा बैलेंस करने का। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ से कहीं हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक, ये तो हमने सिर्फ ये सीखा है कि हम केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से राइट करते हैं। सही है, अभी जो हम प्रीवियसली पढ़ के आ रहे हैं, रिटर्न सीखा, फिर उसे बैलेंस में सीखा कि हम बैलेंस कैसे कर देंगे। सही है, केमिकल चेंज देखिए हमने। सही है, कि केमिकल चेंज क्या क्या होते हैं। ठीक, तो ये सब तो क्या था, ये तो बेसिक था। स्टार्ट करने के लिए, चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए एक बेसिक फॉर्म थी कि आप किस तरीके से क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हो। ठीक, लेकिन अब जो चैप्टर है वो असली चैप्टर है। ठीक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार। सिर्फ हम पहला टाइप ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टाइप हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, 4 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4 टाइप की क्या होती हैं आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। रासायनिक अभिक्रिया के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके कितने टाइप दे रखे हैं उन्होंने,
4 टाइप की दे रखी है, ठीक है। अगर बात करें पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी होती है आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कि अपघटन अपक्रिया। तीसरी होती है आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। और फोर्थ वन और लास्ट होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब कि दोहरी बात होगी, 2 बार क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 बार विस्थापन होगा, तो उसको क्या बोल दिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। मतलब कि एक अगर केमिकल रिएक्शन को देखें, केमिकल रिएक्शन के टाइप देखें तो वो 4 टाइप से बटी हुई है, संयोजन, अपघटन, विस्थापन और द्विविस्थापन, ठीक है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। तो पहले टाइप हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सबस्टेंस। क्या है मतलब कि अगर कोई रिएक्शन हुई है जिसमें 2 सबस्टेंस है, 2 सबस्टेंस कैसे, अगर एक जनरल फॉर्मूला लिखे हैं इस रिएक्शन का, तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें क्या है, 2 सबस्टेंस है या 2 रिएक्टेंट है, ए और बी, और ये क्या हो गए, कंबाइन हो जाए आपस में और क्या बना लें, एक सिंगल क्या बना लें, सबस्टेंस बना लें, ए और बी, ठीक है। ये आपस में क्या हो गए, इनके बॉन्ड बन गए और इन्होंने एक सिंगल सबस्टेंस बना लिया, ए बी। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ये कंबाइन हो गए, ये संयोजन हो गए, ठीक है, ये संयोजित हो गए, इसलिए इसकी अभिक्रिया का नाम ही उन्होंने क्या रख दिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब कि वे अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। 2 पदार्थ क्या हुए, 2 या 3, मतलब 2 से क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, और एक सिंगल ही क्या बना डालेंगे, पदार्थ बना डालेंगे। तो आपने क्या बोल दिया, इसको संयोजन अभिक्रिया बोल दिया। हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। और यही तरीका सबसे बढ़िया है कि आप इस स्ट्रक्चर को याद रखिए कि अगर इस वे में अगर कोई स्ट्रक्चर लिखा जा रहा है तो आप उसे किस में डाल देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में डाल देंगे। मतलब एरो हेड से पहले 2-3 सबस्टेंस हैं और एरो हेड के बाद क्या हो गए, 2-3 से कम हो गए, मतलब रिड्यूस हो गया नंबर, तो क्या हो जाएगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइंड व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी ऊपर हम एक रिएक्शन करके आए हैं, ठीक है, जिसमें बोला जा रहा था कि मैग्नीशियम, ठीक है, आप इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, इक्वेशन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, मैंने कोई भी रिएक्शन नहीं डाली है, मैं खुद आपको यहीं करके दिखाऊंगा रिएक्शन कि आप किस तरीके से लिखते हैं रिएक्शन को, जिससे कि आपकी बार बार प्रैक्टिस हो जाए। मैग्नीशियम आपने लिखा, मैग्नीशियम क्या रहती है, सॉलिड रहती है, ठीक है, एक मेटल है तो सॉलिड रहेगी, प्लस, ठीक है, एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन क्या रहती है, गैस रहती है। अगर ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये देखिए बिल्कुल ये केस का स्ट्रक्चर है, ये ऊपर ए और बी, जैसे मैग्नीशियम ए है और ये ऑक्सीजन क्या है, बी है, और इन्होंने कंबाइन होकर क्या बना लिया, ए बी बना लिया। इस रिएक्शन का नाम, अगर ये कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, अगर ये पूछा जाए तो ये कौन सा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक संयोजन रिएक्शन है, ठीक, संयोजन रिएक्शन है। सेकंड हमारे पास रिएक्शन है, सेकंड अगर हम एग्जांपल देखें, सोडियम मेटल बर्न्स इन मीडियम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अगर जैसे सोडियम मेटल है, ठीक है, हम लिखते हैं सोडियम मेटल एन ए, कैसी रहती है, सॉलिड ही रहती है, मेटल है सॉलिड रहती है, लेकिन एक्चुअल में सोडियम कैसी होती है, सॉफ्ट मेटल होती है, आप चाकू से काट सकते हैं, लेकिन है तो ठोस ही। प्लस बर्न इन दी मीडियम ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन गैस का मीडियम लिया गया है इस बार, Cl, ठीक है, क्या लिखेंगे, Cl लिखेंगे या Cl2 लिखेंगे, एक्चुअल में Cl2 लिखते हैं, ठीक है। क्लोरीन का जो सिम्बलाइज फॉर्म होती है वो क्या होती है, Cl2 होती है। Cl2 एग्जिस्ट करती है नेचर में, Cl एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब कि ये क्या है, गैस, क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है। जब इनकी रिएक्शन हो जाएगी तो ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, मतलब कि NaCl, और NaCl एक्चुअल में कैसा होता है, ठोस। नमक कैसा होता है भाई, नमक तो सबने देखा होगा, वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। कह देना पिसा हुआ है, सॉलिड नहीं है, नहीं, वो क्रिस्टल की फॉर्म में है और वो किस में गिना जाएगा, सॉलिड में ही गिना जाएगा। मतलब कि सोडियम धातु क्लोरीन के माध्यम से जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है। अगर आपको ये नहीं दिया जाता ना, तब भी आपको इतनी रिएक्शन तो दी जाती कि सोडियम मेटल रिएक्ट विद मीडियम, रिएक्ट इन मीडियम ऑफ क्लोरीन, तो आपसे पूछा जाता है क्या बनाएगा, आगे क्या बनेगा, ठीक है। आपको कभी भी कंपाउंड नहीं दिए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे कि आगे बनेगा क्या, ठीक है। यहाँ तो पूरा लिखा हुआ है, लेकिन
पेपर में हो सकता है नहीं लिखा हो। अब अगर मैं ये एक ऐसी रिएक्शन है, ये अनबैलेंस है, लेकिन अगर मुझे इसे बैलेंस करना होगा तो आप क्या करोगे, आपने इधर देखा क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो आप इधर सोडियम क्लोराइड में पूरे में 2 से गुणा करोगे। आपको इधर कितने हो गए, सोडियम भी कितने हो गए, 2 हो गए। इधर सोडियम कितना है, 1 है। इधर जो सोडियम है वो कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो आप इतने यहाँ कितने से गुणा कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, मतलब कि 2 से, तो सोडियम भी हो गए 2। ये अब कैसी रिएक्शन हो चुकी है, बैलेंस अनबैलेंस से ये हमने क्या कर दी, बैलेंस रिएक्शन बना दी। ठीक, तो आपको हर रिएक्शन को ड्राइव करना है इक्वेशन में विद स्टेट, ये आपको याद रखना है। किसी भी इक्वेशन को आपको अनबैलेंस नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर अनबैलेंस वो रह जाती है तो इसका मतलब वो गलत रिएक्शन मानी जाती है, ठीक। और अगर एक रिएक्शन बैलेंस हो पा रही है तो इसका मतलब वो रिएक्शन भी आपने क्या करी है, सही करी है, ठीक है। ठीक, हमेशा नहीं, मतलब कि क्योंकि पता चला कि आप तो तोड़ मोड़ के कैसे भी बैलेंस कराए और बोला कि हाँ सर ने तो बोला था कि हाँ जो भी रिएक्शन बैलेंस हो जाए सही है, नहीं। रिएक्शंस के कंपाउंड या सिंबल भी क्या होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। जैसे क्लोरीन गैस Cl2 लिखी जाती है, आप खाली Cl दिखाएं हैं और बोलो कि NaCl एक एक यूनिट है, सही है भाई, बैलेंस है ऑलरेडी, तो आप छोड़ाएं, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब आपको चीज़ें और भी याद करनी पड़ेंगी, ठीक, इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल डाले हैं, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और जितने ज़्यादा आप रिएक्शंस करेंगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक है। कार्बन बर्न्स इन एयर, कार्बन को बर्न किया गया है किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। एयर कुछ भी नहीं, एयर को आपको क्या लिखना है, ऑक्सीजन ही लिखना है, ठीक है। और कार्बन कैसा होता है बेटा, सॉलिड होता है, ठीक है। जो कोक होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। प्रोड्यूस बनाता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये किस में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। सबको पता होगा अगर मैं कार्बन को जलाऊंगा तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लकड़ी को जलाऊंगा क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक। तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 कार्बन है, इधर 1 ही कार्बन है। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। जब ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस होती है तो आप कुछ भी क्या नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे उस रिएक्शन को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब आप 2 चीज से गुणा करते पड़ो उसमें, नहीं। अब हमें इसे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाती है, ठीक। आपको दे दी जाएंगी रिएक्शन, फॉर्मूले आपको बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, ठीक है। और एक्चुअल में स्टेट भी आपको पता होनी चाहिए, अमोनिया क्या होती है, एक गैस होती है, ठीक है। जब NH3 किसके साथ में रिएक्ट कर रही है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, HCl, ठीक है, HCl। और HCl आपने कैसा लिया है, ठीक है, HCl गैसियस फॉर्म में, ठीक। या तो आप HCl की गैस भी लिख सकते हो या फिर आप HCl का एक्वस भी लिख सकते हो, पानी में भी मिला सकते हो, ठीक है। किसी भी तरीके से कर लीजिए, दोनों तरीके से रिएक्शन सेम ही आने वाली है, ठीक। तब ये क्या बनाएगा, तब ये बनाता है अमोनियम क्लोराइड, जिसे बोला जाता है NH4Cl, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। जो कि कैसा आने वाला है, थोड़ा लिक्विड आने वाला है, क्योंकि अगर गैस आपस में मिल जाती हैं और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या हो जाएगी, ये आप इस तरीके से क्या बना दोगे, ये लिक्विड फॉर्म में बनेगी, ठीक है। NH4Cl, ठीक, अमोनियम क्लोराइड। ऑलरेडी ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, तो आप क्या नहीं करेंगे, इसे बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। ये किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में, ठीक। अगला हमारे पास एग्जांपल है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जितने भी मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये सबके सब कॉम्बिनेशन के ही एग्जांपल हैं। अभी तो कॉम्बिनेशन की चल रहे हैं, आप देख लीजिए, किसी का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, A+B AB, ठीक है। यहाँ भी आप देखिए A+B AB, ठीक है। और पीछे तो आपने दिखाई था A+B और AB, ठीक है। यहाँ कोई भी उस जो आपका स्ट्रक्चर दे रखा है कॉम्बिनेशन का, उसको अनफॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, उसी को फॉलो कर रहे हैं सब। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाई जाती है, ठीक है, ठीक। देखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2, एक्चुअल में एक गैस होती है। अगर इसे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवा दिया जाए, ठीक है,
तो इन्होंने बोला है कि ये क्या बनाती है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाती है, मतलब SO3, ये भी क्या होती है, गैस ही होती है, ठीक है, ट्राईऑक्साइड बना रही है, ठीक। बैलेंस करने वाली बात है, ठीक है, कि बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ सल्फर एक है, सल्फर एक है, यहाँ 2 और 1 3, वो 2 और 2 4, सॉरी, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ ऑलरेडी 1 से तो गुणा होगी, अगर किसी भी यूनिट नहीं लिखी हुई है तो आप वहाँ 1 तो मान के चलते हो, तो मतलब इधर ऑलरेडी 1 से गुणा है, तो आप कितने से करना चाहोगे, 1 नंबर बढ़ा लीजिए 2 से, ठीक है। अब यहाँ सल्फर कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ अगर मैं सल्फर में आगे 2 कर दूँ, क्योंकि मुझे सल्फर यहीं से 2 करने थे, मुझे तो सल्फर 2 करने ही थे, ठीक है, तो मैंने सल्फर में गुणा करी सल्फर डाइऑक्साइड गैस में, क्योंकि सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड के पास है। तो आप ये देखिए सल्फर तो आपके 2 हो गए, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, और ये ऑक्सीजन ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही है, ये 2 मिला के कितने हो गए, 6, मतलब इधर भी ऑक्सीजन 6 हो गए और इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए, यानी कि अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस करिए। ऐसा नहीं है कि आप क्या करिए, इन रिएक्टेंट को लिखिए, समझिए, फिर आप कहीं बैलेंस करें, उस तरीके से नहीं, ठीक है। उसमें इतना कोई बड़ा बैलेंस थोड़ी नहीं करा रहे हैं हम, सिंपल तरीके से बैलेंस हो रही है तो सिंपल तरीके से करिए। कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कैल्शियम डाइऑक्साइड, ठीक है। ऊपर वाली रिएक्शन भी कैसी थी, ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये सब कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक। अगला है कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ में प्रतिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ऑब्वियसली बात है ये आपने बर्न ही किया है, ठीक है। कैल्शियम प्लस कैल्शियम सॉलिड रहता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया है आपने, क्या बनाया है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि ऑलरेडी क्या है, सॉलिड है, ठीक है। इसे कैल्शियम ऑक्साइड कह लीजिए, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर एक कॉमन नाम भी होता है इसका, हम बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, और हिंदी में बोलते हैं बिना बुझा चूना, है, बिना बुझा चूना, ठीक है, इसी का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड हमने बना लिया, ठीक है, कैसे, कैल्शियम को बर्न करके इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवा के, ठीक है। बैलेंस में करना है तो आपने इधर देखा ऑक्सीजन 2 है, आप इधर गुणा करने पहुंच गए, ऑक्सीजन आपने 2 कर दिए, तो इनको कैल्शियम भी 2 हो गए, तो इधर साइड कैल्शियम में भी गुणा कर दिए। देखिए कितना सरल है, ठीक है, कोई भी इतना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आपसे इतना ज़्यादा नंबरों की गुणा कराई जा रही हो, ठीक है, बेफालतू का बखेड़ा खड़ा कर दो, नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ही चीज़ें आसान है। कहते होंगे लोग बार कि अरे ये करिए वो करिए, नहीं, कुछ मत करिए। अगर आप डेली रेगुलर अपनी बेसिस से पढ़ाई करते हैं ईमानदारी के साथ में, तो आप कुछ मत करिए, बस उस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक। तो ये भी देखिए, ये भी उसी लॉ को फॉलो कर रही है, A + B और क्या बना लिया, AB, ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। अगली रिएक्शन है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड ऑन एडिंग इन वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, जो आपके पास ऊपर जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है, जो क्विकलाइम बना है CaO, आप लाए पानी, नहीं माने आप, ठीक है, क्योंकि इंसान को तो नई नई चीज़ें करने का शौक है, ठीक, ठीक। तो हमारा तो क्या है, हमारी तो रिएक्शन है, ठीक, ओह सॉरी, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप किस में डाल रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लिया आपने, वाटर लिया, वाटर को आप क्या लिखेंगे, H2O, हो ये येलो कैसे कर लिया हमने, 1 मिनट, येलो। अगर हम क्या कर रहे हैं, इसे वाटर में डाल रहे हैं, वाटर मतलब कि क्या लिया है हमने, लिक्विड, वाटर कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है आपसे कि आप इसको कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो पानी में घुल जाता है, क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये इन्होंने दी भी रखा है रिएक्शन में, ठीक, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। और ये क्या है, पानी में घुला हुआ होता है बेटा, घुला हुआ होता है मतलब कि एक्वस, इसको हम क्या लिखते हैं, एक्वस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ऑलरेडी अगर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन है, तो इस 2 के अंदर गुणा है, तो 2 × 2,
हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 के अंदर गुणा है हाइड्रोजन में 2, कैल्शियम 1 है तो 1 है, मतलब कि ये क्या है, बैलेंस है। और ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ठीक। अब बात आई CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है। वैसे तो आप इसे क्या बोल रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हो, लेकिन अगर कॉमन नेम आपसे पूछा जाता है तो इसे बोलते हैं हम स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। और हिंदी वाले कैसे ध्यान रखें, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। सही है, ठीक। आप नोट्स में लिख लेना अच्छे तरीके से कि बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको, किसको, CaOH के होल ट्वाइस को। ठीक है, ये किस में काम आता है, ये जो काम आता है आप किस में करते हो, वो आप कलई लाते हो ना, कलई। ये क्या है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है क्विकलाइम में, यही तो कलई है। और जब इसे पानी में आपने फुला दिया तो वो कलई क्या हो जाती है, फूल जाती है उस पानी में। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो, उसको सॉल्यूशन को क्या बोलते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो। ठीक है, मतलब बुझा हुआ चूना। ठीक, और ये किसके काम में आती है, ये वाइट वॉशिंग के काम में आती है। वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग मतलब कि पुताई के काम में है, दीवारों पे पुताई वगैरह जो करते हो आप, उसके काम में कौन सा आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है। ठीक, आई होप बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया और आपको समझना आना चाहिए इन चीज़ों को। ठीक है, बस आपको अगर फॉर्मूले अच्छे तरीके से आते हैं बनाने तो आप मात नहीं खाओगे कहीं भी केमिस्ट्री में। ठीक, बस आप फॉर्मूले मजबूत करिए, आप बैलेंस याद करिए। फॉर्मूले कैसे मजबूत करते हैं, एटॉमिक नंबर याद करिए, बैलेंस याद करिए, एटॉमिक मासेस याद कर लीजिए। ठीक है, और कंपाउंड फॉर्मेशन सीख लीजिए कि क्रॉस मेथड से कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ चुनिंदा एलिमेंट है उनकी बैलेंस याद करिए, कुछ आइंस हैं उनकी बैलेंस याद करिए, फिर आपको बहुत ही ईजी पड़ जाएगा, ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, अगला हमारे पास एग्जांपल है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पासेस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास जो क्विकलाइम, वो सॉरी स्लैग्ड लाइम है, अगर स्लैग्ड लाइम का सॉल्यूशन जो कि भैया आपने रात में चूना पत्थर डाल के बनाया और आपने रात भर रख के रहने दिया, सही है, जो कि क्या था, एक्वस था। और अगर मैं इसमें से क्या पास कर दूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि इन्वायरमेंट में होगी वो आके घुलेगी, ठीक है, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तब ये एक रिएक्शन देने वाले हैं जिसको हमने नाम क्या दिया है कि ये क्या देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या होता है CaCO3, जो कि कैसा होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, एंड वाटर प्लस वाटर, वाटर तो कैसा होता है भाई, लिक्विड होता है। मैंने स्टेट नीचे लिख दिया थोड़ा, आप पूरा उसमें ही लिखना। ठीक है, उसको आप क्या लिखते हो, लिक्विड लिखते हो। ठीक है, बात है कि ये रिएक्शन हमने क्यों कराई, क्योंकि ये भी एक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दोनों चीज़ें कंबाइन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में घुली और क्या बना दिया उन्होंने, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। ठीक है, मतलब इस सॉल्यूशन का जो कलर होगा ना वो मिल्की होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है, दुधिया कलर, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर दुधिया कैसे हो जाता है, किस गैस की वजह से हो जाता है, मिल्की कैसे हो जाता है। तो वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, CO2 की वजह से, क्योंकि CO2 उसमें सॉल्युबल होकर क्या बना रही होती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रही होती है, सॉलिड। ठीक है, दूसरा इसका नाम, नाम क्या होता है इसका, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। ठीक है, इसका नाम जो है वो क्या है, लाइम स्टोन है। ठीक है, और शायद हिंदी में इसको खड़िया बोल देते हैं। ठीक, मुझे हिंदी का पता नहीं है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं। ठीक, मैं नोट्स में इसमें ऐड करा दूंगा। ठीक, जब भी एडिट करूँगा इसको आपको दूंगा तो इसमें नोट करा दूंगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम लाइम स्टोन। ठीक, ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। स्टेट आपने लिखी है, मतलब कि इक्वेशन में आपने क्या कर दिया, इसको ड्राइव कर दिया। आई होप आप अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में ड्राइव कर रहा हूँ और फिर उसे बैलेंस कर रहा हूँ। यही तरीका आपको पूरे केमिस्ट्री में अप्लाई करना होता है कि आप उसकी स्टेट भी लिखेंगे, ठीक है, बैलेंस भी करेंगे, सिम्बलाइज करके लिखेंगे, फॉर्मूले आपको सही याद होने चाहिए। ये पूरी केमिस्ट्री का काम है। ठीक, तो इसका मतलब अगर आपका पहला चैप्टर मजबूत नहीं होगा, इसका मतलब बाकी के चैप्टर भी आपके मजबूत नहीं होने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, क्योंकि आप रिएक्शन करना ही नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे फिर। ठीक, तो इसलिए से आप इस चैप्टर को क्या करिए, अच्छी तरीके से पढ़िए और मजबूत करिए इसको। ठीक, बाकी का हम कल देखते हैं, जो भी आपके अगर 3 टाइप की रिएक्शन जो भी रहेगी और इस चैप्टर में जो भी है वो हम कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। ठीक, थैंक यू।